हेलो एवरीबॉडी। आज बात करते हैं मौर्य उत्तरकाल के बारे में। 200 बीसी से लेके 300 एडी तक। अब बीसी से एडी में प्रवेश कर रहे हैं। बीसी का मतलब ईसा पूर्व की शताब्दी और एडी मतलब ईस्वी। हिस्ट्री में ईसा पूर्व या बीसी की जगह बीसीई वर्ड यूज़ होने लग गया है। इसका मतलब बिफोर कॉमन एरा, यानी एनो डोमिनी इसको ईस्वी बोलते थे, पर अब इसको सी बोलने लग गए हैं, जिसका अर्थ है कॉमन एरा। अब मौर्यों का पतन होने के बाद देश में स्थिति गड़बड़ा गई। इसमें विदेशी राजाओं का भी राज हुआ और विदेशियों ने भी हमले किए और यहाँ पे राज किया। पहले बात करेंगे देशी राजाओं के बारे में। सबसे पहले इसमें सुंग वंश आता है, चेदी वंश या इसके बाद महामेघवाहन वंश, फिर कण्व वंश और फिर सातवाहन वंश। और विदेशी शासकों में इंडो ग्रीक यानी हिंदियवन, पहलव या पार्थियन, फिर शक और उसके बाद कुषाण। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या करके 185 बीसी में की थी। शासक बनते ही पुष्यमित्र शुंग ने राज्य को व्यवस्थित करने की कोशिश की और अश्वमेध किया। सुप्रसिद्ध संस्कृत विद्वान पंतजलि ने ही अश्वमेध यज्ञ किया था पुष्यमित्र शुंग के लिए। फिर शुंग के बारे में, इसका कार्यकाल 185 बीसी से 149 बीसी तक था। मौर्य काल के दौरान ये अवंती का प्रशासक था। पुष्यमित्र ने राजा बनने के बाद अश्वमेध यज्ञ किए और पश्चिमी प्रांतों पर अधिकार बनाए रखने के लिए उसने विदिशा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए जा रहे अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व था उसको सिंधु नदी के दक्षिण तट पर यवनों द्वारा पकड़ लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ और वसुमित्र, जो कि पुष्यमित्र शुंग का पोता था, उसने यवनों को परास्त किया। अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है कि जो राजा होता है वो अपने घोड़े का यज्ञ करवा के लाल तिलक करके उसको भेजता है और सैनिकों को उसके पीछे, वो हर राज्य से गुजरता है। जिस राज्य में उसको नहीं पकड़ा जाता उस पे राजा का अधिकार मान लिया जाता है और जहाँ पर इसको पकड़ा जाता है उस राजा के साथ इसका युद्ध होता है। इसको अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने यूनानी शासक मिनांडर को भी हराया था। पुष्यमित्र शुंग का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण के बरार यानी विदर्भ तक था और पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में पंजाब तक था। पाटलिपुत्र साम्राज्य की पहली राजधानी थी और दूसरी थी विदिशा। इस काल में संस्कृत का बहुत विकास हुआ। महर्षि पंतजलि का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। पुष्यमित्र शुंग के बाद 149 बीसी से लेके 141 बीसी तक उसके पुत्र अग्निमित्र ने राज्य शासन किया। कालिदास की प्रसिद्ध कृति मालविकाग्निमित्र का नायक यही अग्निमित्र था। अग्निमित्र को साहित्य और कला से विशेष प्रेम था। उत्तर कौशल में इसकी भारी तादाद में मुद्राएं मिले, जिनसे हमें ये पता लगता है। अग्निमित्र पुष्यमित्र के समय विदिशा का गवर्नर था। पश्चिमी प्रांतों पर पूरा अधिकार रखने के लिए ही इसे विदिशा का गवर्नर बनाया गया था। इसके बाद आता है वसुज्येष्ठ शुंग 141 बीसी से 131 बीसी तक। इसके काल के ऐतिहासिक तथ्य मौजूद नहीं हैं। इसके बाद वसुमित्र राजा बनता है 131 बीसी से लेकर 124 बीसी तक। यह अग्निमित्र का पुत्र था। इसकी माता का नाम धारणी था। इससे पहले जो शासक वसुज्येष्ठ बना था वो इसका सौतेला भाई था। इसने यवनों से साथ काफ़ी संघर्ष किया। मूजदेव नामक एक व्यक्ति ने इसकी हत्या कर दी। इसके बाद अंध्र का शासनकाल आता है 124 बीसी से 122 बीसी तक। इसके बारे में भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। उसके बाद पुलिंद 122 से 119 बीसी तक। फिर घोष शासक बना, फिर वज्रमित्र, फिर भगवद्र और इस वंश का अंतिम सम्राट देवभूति था 83 बीसा से लेकर 73 बीसी तक। देवभूति अत्यंत विलासी प्रवृत्ति का था। उसके अमात्य वासुदेव ने उसकी हत्या कर दी। शुंग वंश को पूर्ण वैदिक संस्कृति का
संस्कृति का संस्थापक भी कहा जाता है। अब बात करते हैं सुंगू काल के स्रोतों के बारे में। मनु स्मृति सुंगू काल में ही रचित हुई थी। मनु स्मृति को सबसे पुरानी स्मृति कहा जाता है। सुंगूकालीन कला और उत्कर्ष प्रतीक। विदिशा का गरुड़ ध्वज। शुंगु शासक भागभद्र के काल में हेलियोडोरस यवनदूत भारत आया था, यह उसी से संबंधित है। उसने इसमें महाभारत का अध्ययन किया और वर्णन किया। अजंता का नौवा चैत्य, भाजा का चैत्य एवं विहार, नासिक तथा कार्ले के चैत्य, मथुरा में निर्मित यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ। जो हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ है, यह हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम स्मारक है। काल में भागवत धर्म का उदय हुआ और वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ हुई। कन्नी धाम ने 1873 ईस्वी में भरहूत स्तूप का पता लगाया था। उसकी वेष्टनी और तोरण द्वार सुंगू काल में ही निर्मित है। इसके बाद बात करते हैं कण्व वंश के बारे में। अंतिम सुंगू शासक देवभूति को मारकर 73 BC में वासुदेव ने कण्व वंश की नींव रखी। वैदिक धर्म और संस्कृति के संरक्षण की जो परंपरा सुंगुओं ने शुरू की थी, उसको इन्होंने जारी रखा। इस वंश के शासक अयोग्य और दुर्बल थे, जिससे मगध क्षेत्र संकुचित होने लग गया था और कण्व वंश सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा तक सीमित हो गया। इसके अलावा इस काल के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती है। वासुदेव ने 9 वर्ष शासन किया। इसके बाद भूमि मित्र ने 14 वर्ष, नारायण ने 12 वर्ष और सुशर्मा ने 10 वर्ष। सातवाहन वंश के सिमुक ने सुशर्मा की हत्या करके एक नए वंश की नींव डाली, जिसका नाम सातवाहन या अंधर सातवाहन था। बात करते हैं महामेघवाहन वंश के बारे में। खारवेल सुंगुओं का समकालीन था। हाथी गुफा शिलालेख में खारवेल राजा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। खारवेल 193 BC कलिंग ओडिशा में राज करने वाले महामेघवाहन वंश का तीसरा एवं सबसे महान शासक था। यह 15 वर्ष की आयु में युवराज बना। खारवेल ने अपने शासन के प्रथम वर्ष में सरोवर व बागों का निर्माण कराकर अपनी 35 लाख जनता को प्रसन्न किया। शासन के दूसरे वर्ष में पश्चिम में सातकर्णी तथा कश्यप क्षत्रियों को नियंत्रण किया। तीसरे वर्ष संगीत को प्रोत्साहन दिया। चौथे वर्ष में निदाधरों के निवास निर्मित करवाए। 5वें वर्ष पाटलिपुत्र से एक नहर को अपने राज्य तक खुदवाया। शासन के 6ठे वर्ष पौर व जनपदों की परिषदों को विशेष सुविधाएं दी। शासन के 7वें वर्ष उसने अपना विवाह किया। 8वें वर्ष उसने मगध पर आक्रमण किया। 9वें वर्ष विजय प्रासाद महल भुवनेश्वर के तट पर प्राचीन नदी के ऊपर बनवाया। 10वें वर्ष उसने सैन्य अभियान किया। शासन के 11वें वर्ष में 1300 वर्ष प्राचीन केतुभद्र की काष्ठ प्रतिमा का जुलूस निकलवाया। शासन के 12वें वर्ष उसने उत्तरापथ पर आक्रमण किया। दक्षिण के पांड्य राजा से हाथी और बहुमूल्य उपहार प्रदान प्राप्त किए। शासन के 13वें वर्ष कुमारी पर्वत पर खारवेल ने आहर्त देवालय का निर्माण करवाया। खारवेल शक्तिशाली राजा था। यह शांति और समृद्धि का प्रतीक कहलाता है। राजा खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को भी पराजित किया। जब मगध पर आक्रमण किया था तो उस समय राजा को हराकर अपने पैरों पर गिरने पर विवश किया और राजा नंद जो कलिंग से महावीर स्वामी की जो मूर्ति पाटलिपुत्र ले गया था, उसे वह फिर कलिंग वापस लेकर आया। इसके अलावा और भी बहुत से मूर्तियाँ, साजो सामान, धन लूट कर लेकर आया और उसने अपने राज्य में भुवनेश्वर के विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। भारत के सुदूर प्रदेशों को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि खारवेल अपने विजित प्रदेशों पर स्थिर रूप से शासन नहीं कर पाया, जिसके कारण एक स्थायी साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाया। इसके बारे में हमें इतनी ही जानकारी तथ्यों में उपलब्ध होती है।